सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत कॉल पर ही थी जब उसने अहम के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अहम उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है। वह आश्चर्य करती हुई खुद से बोली, एक तरफ अहम मेरे सामने हमेशा मुझे नीचा दिखाने पर तुला रहता है, तो दूसरी तरफ पीठ पीछे मुझे इनोसेंट साबित करने में लगा हुआ है। आखिर वो करना क्या चाह रहा है? वो सच में इतना अच्छा है क्या? उसे अगर मेरी फिक्र है तो वो मेरे साथ हमेशा खराब बिहेव क्यों करता है? कहीं वो मेरे सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ऐसा तो नहीं करता? वह खुद से ही प्रश्न कर रही थी, जिसका उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आज तक उसने अहम के सिर्फ इस हार्ड साइड को ही देखा था, एरोगेंट, मतलबी और लड़कियों से नफरत करने वाला। लेकिन आज उसके सॉफ्ट साइड को देखकर गीत अहम के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई थी। वह दादू की बात याद करती हुई बोली, दादू ने मुझसे कहा था कि अहम को लड़कियों से नफरत है, लेकिन मैंने उसे ज्यादातर लड़कियों से चिपके हुए ही देखा है। ये कैसी नफरत है? या तो मुझे गलत फहमी हुई है या फिर सच कुछ और है। वह अहम के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दादू बोले, क्या हुआ? अहम ने क्या कहा? उसने दवाई कहाँ रखी है? गीत मोबाइल साइड में रखते हुए बोली, अहम ने कहा कि आपकी दवाई सेकंड फ्लोर पर उसके रूम में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। दादू ने सिर हिला दिया और गीत अहम के कमरे की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ ध्रुव के मुंह से महिलाओं के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात सुन लीना डर गई। ये उसके लिए खतरे की घंटी थी। उसे डर सताने लगा कि कहीं सच अहम तक पहुंचा तो बहुत खतरनाक होगा। वह खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कभी नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने किस औरत को देखा। मुझे उन महिलाओं का कोई उपाय करना ही होगा। वह तुरंत ही उठी और धीरे से एक्सक्यूज मी बोलकर कैबिन से निकल गई। उसके जाते ही ध्रुव अहम से बोला, अहम, अब एक बुरी खबर है। अहम ने हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, अब ये मत कहना कि ये खबर भी फेयरनेस क्रीम से जुड़ी हुई है। ध्रुव धीमी आवाज में बोला, उसी से जुड़ी खबर है। इन रूमर्स के बाद हमारे सभी फेयरनेस क्रीम का स्टॉक जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास था, वो वापस गोडाउन में लौट चुका है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे बेचने को तैयार नहीं है। इसका प्रोडक्शन भी बंद करवाना पड़ेगा। टीवी पर उन महिलाओं के कबूलनामे की न्यूज दिखाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव ने सर हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बल्कि मार्केट में जो फेयरनेस क्रीम है उसके सर्वे में हमारी डिमांड कम होती जा रही है। गोडाउन में पड़े माल की वैल्यू कितनी होगी? लगभग 100 करोड़। अहम एकदम गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें पता है ना कितना होता है 100 करोड़? समझ रहे हो 100 करोड़ का घाटा कितना बड़ा है? देश भर में हमारे जितने सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, उसका सारा प्रॉफिट मैंने इस फेयरनेस क्रीम को खड़ा करने में झोंक दिया और साथ में कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे भी लिए। सोचा कि इसके प्रॉफिट से टेलीकॉम कंपनी खड़ी करूंगा, लेकिन अब सारा पैसा डूबता नजर आ रहा है। तुम कर क्या रहे थे? बाहर के सभी कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? सॉरी यार, ये न्यूज मेरे पास लेट पहुंची। दरअसल मेरा सोर्स कल ही, अहम उसको टोकते हुए बोला, मुझे सफाई नहीं चाहिए। अब नुकसान हो चुका है। अगर इस नुकसान की भरपाई का कोई सलूशन है तो दो, नहीं तो जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। ध्रुव अहम का गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहता था। वो चुपचाप उसके कैबिन से बाहर निकल गया और अहम आंख मूंदकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसे उस नुकसान की भरपाई का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। कुछ घंटों बाद वह चुपचाप अपने कैबिन से निकला और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ लीना ऑफिस से निकलकर एक आदमी से जाकर मिली और बोली, मैंने तुम्हें 4 महिलाओं के फोटो फॉरवर्ड कर दिए हैं। इनके साथ कुछ ऐसा करो कि ये मुझे ना पहचान पाए। सिर्फ इन्हें मारना नहीं है, नहीं तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। उस आदमी ने कहा, हो जाएगा मैडम, लेकिन मेरे पैसे। काम खत्म करो और कल यहीं मिलो। पैसे तुम्हें कैश में मिल जाएंगे। उसकी बात पर सहमत होकर वो आदमी अपने रास्ते चल दिया। तब लीना ने राहत की सांस ली और खुद से बोला, अब अहम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। और गीत, अब तुम देखती जाओ कैसे मैं अहम की नजरों में तुम्हें सुपर विलेन बनाती हूँ। खेल जारी है।
ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह अपने रास्ते निकल गई। वहीं गीत दादू की दवाई लेने अहम के कमरे में पहुंची और उसे वह कमरा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह एक साधारण सा कमरा था, बाकी कमरों की तरह लग्जूरियस नहीं था। वहाँ बैठने के लिए एक कुर्सी और सोने के लिए एक साधारण सा बिस्तर लगा हुआ था। साथ ही एक छोटी सी शेल्फ थी और कुछ भी नहीं। यह देखकर गीत और भी अचंभित हुई। वह आश्चर्य करती हुई बोली, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और ऐसा साधारण कमरा। लगता है दादू सच कह रहे थे कि अहम को दिखावा पसंद नहीं है। सच में वो इतना अच्छा इंसान है क्या? वह अहम की इस सादगी से प्रभावित हो गई थी। वह गौर से उस कमरे और उसकी दीवारें देख रही थी। उसे वहाँ कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था, जैसे उसने बचपन से हमेशा अपने जीवन में महसूस किया था। वह खुद से बोली, सादगी से जीने वाले लोग भी अपने कमरे में कम से कम माता पिता की फोटो लगाते हैं, लेकिन यहाँ इस घर में उसके पेरेंट्स की फोटो ही नहीं दिखती। कहीं अहम अनाथ तो नहीं है? दादू ने भी कभी उनके बारे में जिक्र नहीं किया। वह उस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर शेल्फ में पड़ी दवाई पर पड़ी। उसने दवाई को हाथ में उठा लिया और बोली, मैं दादू से जाकर पूछूंगी कि अहम के माता पिता आखिर है कहाँ। वही मुझे सच बताएंगे। वह उस कमरे से निकलने को ही थी कि तभी उसे ऐसे लगा जैसे वह किसी चीज को इग्नोर करके वहाँ से जा रही है। उसने वापस उस तरफ देखा जहाँ से उसने दादू की दवाई उठाई थी। उसने देखा कि वहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई थी। उसने अनजाने में ही उस फाइल को अपने हाथ में ले लिया। उसने जैसे ही फाइल को पलटा, पहले ही पन्ने पर एक फोटो थी। वह किसी मेंटल हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। उसने पेशेंट का नाम देखा जहाँ लिखा था योगेंद्र कपूर। क्या गीत योगेंद्र तक पहुँच पाएगी? अहम अब नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? क्या लीना का प्लान सक्सेस होगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।